नमस्ते। आज हमारे शो में विशेष शो भारत 2021 में आपका स्वागत है। आज के हमारे शो में शामिल हो रहे हैं अनंत शास्त्री लावर, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अभ्यासक है। शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और अभी हम हमारे सवाल आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि ये कोरोना विषाणु का ये कोविड-19 पैंडेमिक आखिर में कब खत्म होगा, कब तक रहेगा ये बीमारी? सबसे पहले सबको नमस्कार। देखिए, ये जो बीमारी है ये संसर्गजन्य बीमारी है और ऐसी बहुत सी बीमारियां हमारे पूरे विश्व में आ चुकी है इसके पहले भी, मगर ये बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खराब है और सबको डर है कब जाएगी, पूर्ण रूप से कब खत्म हो जाएगी। ऐसा सबके मन में डर है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है आज विश्व में कि उसको कोरोना का नाम सुनते डर नहीं लगता है। पहले ऐसे बहुत सी बीमारी आई, मगर ज्योतिष शास्त्र इसका अंदाज जो लगाता है वो राहु और जीव कारक गुरु शनि, इन ग्रहों के ऊपर से इसका अंदाज लगाता है। और इसका अंदाज लगाते लगाते आज तक बहुत से ज्योतिषियों ने बताया कि अभी जाएगा, अभी जाएगा, अभी जाएगा, मगर वो जा नहीं रहा है। या बहुत से तज्ञों ने, ज्योतिष के अलावा भी बहुत तज्ञों ने कहा, मगर वो कहीं ना कहीं फिर से ऊपर आता है, नीचे जाता है। मैंने ज्योतिष के दृष्टि से उसका जो अभ्यास किया और मुझे जो उसका उत्तर मिला है वो ऐसा है, जब जब गुरु का राश्यंतर हुआ, 2 बार हुआ, वो ऊपर के आया। अभी भी मकर राशि में गुरु आया है। पहले जब मकर राशि में वो आया था तो उभर के आया था और 4-5 महीने लगातार बहुत पूरे विश्व में चला। आज भी गुरु मकर राशि में है और वो 4 अप्रैल तक है। 4 अप्रैल तक इसकी स्थिति और बढ़ सकती है। जैसे अभी कल आपने सुना होगा कि ब्रिटेन में कई अलग सा रूप वो धारण कर रहा है। ऐसा अलग रूप धारण करके वो बढ़ सकता है, मगर अप्रैल के बाद इसके ऊपर गुरु के ही वजह से अच्छी औषधि अपने भारत में ही तैयार होगी और जब औषधि आएगी तो उसका प्रमाण कम हो जाएगा। और दूसरी बात, औषधि तो आएगी, प्रभाव भी जाएगा, मगर जैसे पहले भी जो वायरस आए हैं वो कहीं ना कहीं सूक्ष्मता के रूप से आज भी है। जैसा अग्नि प्रज्वलित होता है मगर पूरा दिखता नहीं, थोड़ी सी चिंगारी भी अगर रह जाती है तो उसको फिर आगे जाके उसका अग्नि बन सकता है। ऐसी इसके बारे में भीति है, इसके बारे में डर है। शास्त्री जी, हमारा दूसरा सवाल है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। ये इकोनॉमी की रिकवरी होगी कैसी? आर्थिक क्षेत्र का विकास, आर्थिक क्षेत्र में सुधार कभी आएगा? अभी तो ये कोरोना का जैसा डर चला जाएगा और उसके बाद उद्योग जगत फिर से उभर कर आएगा और इसके लिए हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी तरह से काम करेगी और उसका पीरियड हमारे हिसाब से आर्थिक स्थिति फिर से मजबूत होने के लिए मार्च अप्रैल 2022 हमको वेट करना पड़ेगा। 2022 मार्च या अप्रैल तक हमको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो गुरु बदलेगा उसके राष्ट्रांतर होते जाएंगे, उससे युवा पीढ़ी इसके लिए कुछ करेगी और आगे आकर और हमारी सरकार और युवा पीढ़ी मिलकर नए नए उद्योग आएंगे और नया कुछ होगा, कारोबार बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और फिर से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। शास्त्री जी, ये जो हम बात कर रहे हैं पूरा 2020 में चाइना अमेरिका के में संबंध में तनाव आया, भारत पाकिस्तान के संबंध में काफ़ी तनाव दिखाई दिया। क्या लगता है आपको, ये कोई वार का कोई तजुर्बा, वार के बारे में आप क्या कहते हैं? जरूर, युद्ध अभी तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध की कोई स्थिति नहीं है आज के ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो, मगर तनाव जो है वो बना रहेगा, तनाव कम नहीं होगा। और दूसरी बात, अभी हमारे जो पंतप्रधान जी है मोदी साहब, उनकी कुंडली
और हमारे भारत की कुंडली, भारत की मेदिनी राशि मकर है, और भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद उसकी कर्क राशि है। इन दोनों का अगर हम विचार करते हैं तो उन दोनों के हिसाब से 2024 के बाद युद्ध की संभावना है। अभी तो युद्ध की कोई संभावना हमें नहीं लगती है। जितना मेरा ज्योतिष का ज्ञान है उसके ऊपर से अभी युद्ध की संभावना नहीं, मगर तनावपूर्ण वातावरण जो हमारे सीमाओं को लग के है वो बना रहेगा। मेरा अगला सवाल है कि कौन से क्षेत्र जब रिकवरी होगी, इकोनॉमिक रिकवरी होगी, तो कौन से क्षेत्र है जो लाभार्थी होंगे और कौन से क्षेत्र अभी भी फिर भी प्रभावित रहेंगे? हाँ जी, इसके बारे में भी मैं फिर से बृहस्पति के ऊपर ही जाऊंगा। बृहस्पति यानी गुरु, एक गुरु ही उसको उभारेगा, और वो ऐसा उभारेगा, थोड़ा सा विनोद करता हूँ, राजकीय क्षेत्र छोड़ के सब उभर कर आएंगे। राजकीय क्षेत्र के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो ही सबको आड़ाते हैं, आगे चलाते हैं। मगर गुरु के हिसाब से हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी करप्शन को खत्म करने के पीछे लगेगी। जो हमारे यहाँ बहुत चलता है भ्रष्टाचार, उसको खत्म करने के लिए पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो उभर गया सब उससे। कहीं भी क्लास में जाओ, कहीं नौकरी के लिए जाओ, सब तरह कुछ न कुछ देना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। वो बोलेगी नहीं, हमको इसको खत्म करना है। और वो ऐसा विचार करके आगे जब आएंगी तो रोजगार ये सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी एक संभावना ऐसी लगती है शनि के हिसाब से कि बहुत से उद्योग उसका क्या बोलेंगे आप, मराठी में तो खाजगीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होगा। और फिर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो अच्छा रहेगा, हर उद्योग में होगा। और दूसरा जाएगा तभी नया पीढ़ी हो या कोई शिव हो, तो जैसे कि आयुर्वेद है, देश में हमारे जो गांव में उत्पन्न होने वाली चीजें है, उसके लिए अच्छा मार्केट बनेगा आगे जाके। यह हमारा और अगला सवाल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। आपने शुरुआत की, आपने एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी कुछ बता रहे थे बीच में। ये एस्ट्रोलॉजी का सामान्य आदमी को क्या फ़ायदा है और कैसे फ़ायदा होता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखो, ज्योतिष वेदों के साथ ही उत्पन्न हुआ है। ज्योतिष जो है, ज्योति, इस शब्द से ज्योतिष शब्द चलता है। ज्योति शब्द का अर्थ है तेज और प्रकाश, और ग्रहों का प्रकाश सब तरफ जैसे जैसे फैलता है, जैसे कोई ज्योति हम जलाते हैं अंधेरे में, और उसके ऊपर उसका प्रकाश पड़ता है तो हमें जान पड़ता है कि ये क्या चीज है। उसी तरह नवोग्रहों के प्रकाश से, लाइट से पूरे विश्व में क्या क्या होता है, किसके ऊपर उसका कैसा असर होता है, उसके ऊपर चलता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र ऋग्वेद में एक ऋचा आई है, यथा शिखा मयूरानाम नागानाम मनयो यथा तद वेद वेदांग शास्त्रानाम ज्योतिषी मूर्धनि स्थिता। ज्योतिष जो है जैसे मयूर के शिखर, मोर के ऊपर जो होता है ना पंखा, पीस, और जैसे नाक के ऊपर मणि होता है, ऐसी संकल्पना है, होता है नहीं वो मालूम नहीं, मगर कुछ बोलते हैं होता है, कोई नहीं बोलते, मगर जैसे नाक के ऊपर मणि होता है, वैसे वेद और वेदांग शास्त्र में ज्योतिष शब्द के ऊपर मूर्धनि स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, शीर के ऊपर है, शिखर के ऊपर है। ऐसा ऋग्वेद के ज्योतिष खंड के 7वें भाग में कहा गया है। और ये उसके अलग अलग अंग हैं ज्योतिष के, सिद्धांत, संहिता और होरा, ये 3 अंग है। सिद्धांत शास्त्र है, वो सब मानते हैं, जो ज्योतिष को मानने वाला नहीं है वो भी सिद्धांत शास्त्र को मानता है कि सिद्धांत और गणित शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रह कहाँ होगा, कैसे होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, ये खगोलीय विषय है, उसको सब मानते हैं। दूसरा आता है संहिता। संहिता जो है ग्रहण कब होगा, धूमकेतु कब निकलेगा, और उसका परिणाम विश्व में और पूरे क्या होगा, इसका वर्णन आता है, उसे संहिता शास्त्र कहते हैं। और तीसरा आता है, उसके बारे में कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, उसका नाम है होरा।
होरा शास्त्र या फलित शास्त्र की जो नवग्रहों के ऊपर से बताया जाता है। ऐसे ये 3 स्वरूप का, मगर हम कहेंगे अगर ज्योतिष शास्त्र, कुछ लोग बोलते कि पूरा ही पूरा फालतू है, उसमें कुछ अर्थ नहीं है। दूसरी बात है, ये शास्त्र जो है अध्यात्म शास्त्र है। जैसे विज्ञान है, इससे वो अलग है। ज्योतिष को उसकी उपासना चाहिए, जो ज्योतिष बताता है उसको वेद शास्त्र और पुराण का भी ज्ञान चाहिए, तब उसका सम्मेलन करके उसका रिजल्ट वो बता सकेगा। खाली गणित या इससे जो निकलेगा वो पूरा फलित नहीं हो पाएगा। और आज जैसे अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वैद्यकीय शास्त्र है, मगर डॉक्टर से गलत रिजल्ट आ सकता है, आते हैं, मगर इसीलिए वो वैदिक शास्त्र गलत नहीं है, उसका रिजल्ट देने वाला गलत है। डॉक्टर गलत हो सकता है, वैदिक शास्त्र नहीं। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, उसको बताने वाला गलत हो सकता है, उसको बोलने वाला गलत हो सकता है, उसके अभ्यास में कमी हो सकती है, जो भी वो बताएगा वो गलत हो सकता है, मगर इसके लिए ज्योतिष शास्त्र ही गलत है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। दूसरी बात, 2 शास्त्र को हम मानते हैं, सिद्धांत को हम मानते हैं, संहिता को हम मानते हैं, मगर उसका ही तीसरा अंग है जो जुड़ा हुआ है, उसको हम नहीं मानते, तो ये बात गलत है। सबको हमको मानना होगा। मैंने जैसे बोला कि मेरा गणित गलत हो सकता है, और गणित से मैंने जो होरा शास्त्र बताया, जो फलित बताया, वो गलत हो सकता है, मगर ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं। ज्योतिष शास्त्र परंपरा से हजारों साल से आदमी को, मनुष्य जाति को मार्गदर्शन करते आता है और करते रहेगा। और जो भी निजी समस्या है, मगर आज क्या हो रहा है देखो, एक उदाहरण के लिए आप हंसेंगे, मेरे पास ज्यादातर फोन आए जाते हैं कि हमारी स्नुषा का ये करना है, डिलीवरी करना है। और आजकल ज्यादा मालूम है आपको कैसे डिलीवरियां हो रही है, वो नेचुरल नहीं हो रही, सीजर किया जाता है, और सीजर के लिए मुहूर्त बताइए। मैं हंसता हूँ, सीजर के लिए मुहूर्त क्या बता रहा है। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि 80% सीजर हो रहे हैं पूरे देश में हमारे, 80%, और उसके लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत क्या? मुहूर्त नेचुरल जो होता है उसका जन्म, उसके लिए भविष्य है। सीजर हुआ तो फिर बोले नहीं, मूल नक्षत्र है ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, उसके ऊपर हम सीजर करेंगे। यानी सब पूरा विश्व या काल को ही आप हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप हंसेंगे। दूसरी बार, इन परसों मुझे एक फोन ऐसा आया, मैं फोन आते ही मैं ही हंस पड़ा कि बोले शास्त्री जी एक पूछना था आपको। मैंने बोला पूछिए, क्या पूछना है? बोले पूछना ऐसा है कि एक आदमी बीमार है, बोल वेंटिलेटर पे रखा है, मुहूर्त कब है उसका, वेंटिलेटर निकल रहा है। मैं आज बड़ा, वेंटिलेटर निकालने के लिए भी मुहूर्त देखने लगे लोग, ये गलत है। और हमारे जैसे बताने वाले और गलत है। और ऐसा जब होता है तो फिर ज्योतिष शास्त्र उसके लिए क्या करेगा? ज्योतिष के कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, उन नियमों के अंदर हम चल के अगर कुछ करेंगे, वो इसीलिए कहा है अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादेषु केवलम प्रत्यक्ष ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कैव साक्षिणम। ज्योतिष शास्त्र जो है इतर शास्त्र के लिए प्रमाण, मगर ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्रह जैसे बताए पंचांग में वही आपको मिलेगा, वही उसके परिणाम भी मिलेंगे। प्रत्यक्ष शास्त्र है, दिखाया जा सकता है, ऐसा प्रत्यक्ष शास्त्र ऐसा मानते हैं। चंद्र अर्कादि नवग्रहों के ऊपर प्रत्यक्ष शास्त्र है, मगर इसका गलत यूज हम करने लगे तो, जैसे किसी पंडित के पास आप जाएंगे तो मेरे पास जो रत्न है मैं बोलते तो ये आपको चलेगा, फिर उसके ऊपर का विश्वास उड़ जाता है। और उसके ऊपर जो कथा ये सब आती है, ज्योतिष क्या है कैसा है, वो सुनकर हमारी जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ती है, अभ्यास करती है, उनको लगता है ये सब गलत है। एक डॉक्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, मेरे पास उनके लड़के, वो भी एमडी है और उनका लड़का भी एमडी था, उसको लेके मेरे पास आए। और जब आए तो योगायोग से मेरे यहाँ कुछ साधु लोग बैठे थे, और साधु लोग बैठे थे तो उसको देख के वो तो वापस गाड़ी में चला गया। गाड़ी में जाके बोले, मुझे बोले ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं है। फिर मैं उसके पास गया और मैंने बोला सर नमस्कार। बोले बोलिए क्या? मैंने बोला कुछ नहीं, आपकी क्या समस्या है, मेरे साथ बात तो कीजिए। बोले वो ज्योतिष पीतिश मैं नहीं मानता हूँ। मैंने बोला नहीं, वो देखना ही नहीं कुछ,
आदमी करके बात कीजिए मुझे, आइए। फिर अंदर लेके आया, चाय पान उसके साथ किया, और फिर उसके साथ मैंने जो बात किया, आज तक वो खाली एक ही बोलता है कि नहीं, जो सलाह लेना है आपसे लो, बाकी दूसरे से बात नहीं करना है मुझे। यानी उसके ऊपर का विश्वास उड़ जाता है। इसके लिए हम ही कारण, हम लोग ही उसको गलत छलत बताते हैं और फिर ये विश्वास उड़ जाता है। मगर ज्योतिष, अच्छा ज्योतिष जिसकी साधना है, जिसकी उपासना है, आज भी वो पब्लिक की हेल्प करता है, करते रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक समस्याएं हैं और छोटी छोटी समस्या के लिए कोई उपाय नहीं है। जैसे मैंने देखा कि वो अंधश्रद्धा और ये सब मानने वाले लोग भी कभी कभी मिलते हैं ट्रैवलिंग में, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ समस्या आ गई तो हमको डिप्रेशन में ही जाना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं। आपके पास तो कम से कम समस्या का उत्तर तो है कि ये ऐसा करने से ऐसा होगा, और आदमी की मानसिकता जो है जागरूक होती है और फिर से वो वापस आ सकता है। ऐसा खादी में बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलने के लिए तो ना बोलते, मगर जब मिलते तो ऐसे कभी बात होती है तो ऐसी बात करते हैं। ज्योतिष सभी के लिए अच्छा ही है, एक शास्त्र है, वेदों के साथ वो निर्माण हुआ है, और वो वेदों के साथ निर्माण होने के कारण वेद का जो प्रभाव आज तक पूरे विश्व में है, उसका ज्योतिष का भी है, क्योंकि उसका ही वो अंग है। ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा गया है, आंख कहा गया है, वो ज्योतिष की आंख है। शास्त्री जी, मेरा आखिरी सवाल है जो कि भारत के आम जनता के मन में अभी है। 2024 का इलेक्शन अभी आ रहा है, आपको क्या लगता है मोदी जी फिर से जीत पाएंगे? जरा आप इस विषय में थोड़ा बताइए। हाँ, राजकीय जैसे मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मगर आपने सवाल पूछा है। मोदी जी की कुंडली भी मैंने देखी हुई है, उनकी कुंडली अच्छी है। उनकी कुंडली में राजयोग है 3 प्रकार के। एक बुधादित्य योग है, चंद्रमा और मंगल उनके जन्म लग्न में होने से वो लक्ष्मी कारक योग बनता है, और गुरु और चंद्रमा का केंद्र योग वो गजकेसरी योग उनके कुंडली में बनता है। तो और आने वाली 2024 में अभी जो इलेक्शन होगा 24 में, तो उसमें भी फिर से उभर कर मोदी जी आएंगे। क्यों इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरे पास जितनी राजकीय लोगों की कुंडली उपलब्ध है, उनमें से किसी की कुंडली ऐसी नहीं लगती है कि दूसरा कोई आएगा। इनकी कुंडली लगती है, मालूम नहीं ऐसी अननोन कोई कुंडली होगी भी तो बता नहीं सकते हैं। और मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए एक ही कारण हो सकता है, वो उनका हेल्थ, बाकी दूसरा कुछ नहीं। बाकी कोई उनको हटा नहीं सकता है। और उनकी कुंडली से देखा जाए तो उनकी आयु भी दीर्घायु आती है। यानी जब तक वो खुद निर्णय नहीं लेंगे कि अभी सत्ता से मुझे नहीं हटना है, तब तक उनकी सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। ऐसा उनकी कुंडली से मुझे लगता है, मालूम नहीं कोई कुंडली और भी ऐसी आ सकती है, मगर बाकी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति की कुंडली में नहीं दिखता है जो राजकीय लोगों की मेरे पास कुंडलियां है। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने ये हमारा पहला जो स्पेशल शो था इसमें भाग लिया और आपने सभी के लिए ये अनमोल ऐसी बातें कही। धन्यवाद। हमारा ये स्पेशल शो कैसा लगा आपको, हमें बताइए। हमें आपके सुझाव चाहिए और आप लाइक करिए, सुझाव दीजिए और इंतज़ार करिए अगले हफ्ते तक।